तो सबसे पहले मेरे ओर से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी लोग, आप सभी लोग इस कोरोना महामारी में घर में सुरक्षित होंगे। मैं पुनः आप सबों को इस क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जैसा कि जान रहे हैं कि इस महामारी में सब लोग जो हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है। तो हम सबों का प्रयास होना चाहिए कि इस बीमारी में जितना हो सके घर में रह कर के सुरक्षित रहने का और लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे महामारी से हम लोग लड़ सकें और जीत सकें इस बीमारी से। तो आज हम सभी लोग पुनः क्लास 9th का भारत का भौतिक स्वरूप जो अध्याय 2 है भूगोल पाठ्य पुस्तक के, उस भारत के भौतिक स्वरूप का हम लोग बहुत सारे वर्णन करते जा रहे हैं। हम लोग देखे थे कि भारत का आकार कहीं भी एक जैसा नहीं है। इसकी स्थितियां जो है हर क्षेत्रों में अलग अलग दिखाई देता है। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पे पठार के रूप में है, कहीं समतल भूमि के रूप में, मैदान के रूप में है, कहीं तटीय मैदान के रूप में है, कहीं द्वीप के रूप में है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग, जो भारत को छह प्राकृतिक भूभागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा सा बता चुके हैं पूर्व के क्लास में। आज हम लोग विशेष रूप से कहा जाए तो भारत के भौतिक स्वरूप का हिमालय पर्वतमाला जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, जानकारी कर चुके हैं। आज हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में जान रहे हैं, और उत्तरी मैदान के क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर भी बांटा गया था, क्षेत्र के आधार पर भी बांटा गया था कि किन किन क्षेत्रों में विभाजित है। तो क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर उत्तरी मैदान को विशेष रूप से कहा जाए तो राजस्थान का मैदान हो गया, पंजाब हरियाणा का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया। और उस गंगा के मैदान को भी 3 उपभागों में विभाजित किए थे, जिसमें अपर गंगा प्लेन्स जो था, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचली गंगा मैदान। और अंतिम जो था असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से, उसको चौथा भाग को हम लोग जान चुके थे। हम लोग इसके बाद इस उत्तरी मैदान के क्षेत्रीय विस्तार के अलावे भी इसको मैदान के कुछ ऐसे ऐसे भाग हैं जो ऊंचावच की दृष्टिकोण से और मृदा में जो मिट्टी जो बहा करके नदियां लाई है और उस मैदानी क्षेत्र में जमा की है, तो उस मृदा में उपस्थित कणों के आधार पर, क्योंकि बालू के कण जो हैं, कंकड़ पत्थर जो हैं, सैल के टुकड़े जो हैं, बहुत सारे नदियां बहा करके लाते हैं। तो उन कणों के आधार पर भी इस उत्तरी मैदान को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से उसके 5 भाग आज हम आपको बताएंगे कि उस उत्तरी मैदान में 5 भाग कौन कौन से हैं मृदा में उपस्थित कण के आधार पर, ऊंचावच के आधार पर। तो पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर और 5वां है डेल्टा। तो इनके बारे में जो आपका क्वेश्चन एक मिलेगा आपको, भाबर से आप क्या समझते हैं, भाबर किसे कहते हैं, उसके क्वेश्चन मिलेगा। बाकी बांगर और खादर से क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। डेल्टा टाइप का क्वेश्चन डेल्टा से भी बनता है। तो हम लोग जहाँ तक प्रयास करेंगे आज, जहाँ तक हो सके कि इसको पूरा हो सके, ना तो फिर कम से कम कुछ हो सके 2 पार्ट्स आज हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते चलेंगे कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र के माध्यम से कुछ कुछ समझने का प्रयास करें। सभी विद्यार्थीगणों से आग्रह है कि इस चित्र को ध्यान से देखें। ध्यान से देखने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है शिवालिक। जो हम लोग हिमालय के भाग बांटे थे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, और चौथा जो था वो था शिवालिक। शिवालिक जो था हिमालय के सबसे निचले पट्टी था। ये जो हिमालय है, इस हिमालय का सबसे निचला पट्टी जो था वो क्या था, हमारा शिवालिक था। तो शिवालिक के क्षेत्र के बाद जो है नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र से उतरती है तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हम लोग एक नदी के बारे में जानेंगे अगला चैप्टर में, अपवाह तंत्र के बारे में। उसमें बताया जाएगा कि गंगा नदी के बारे में बताया जाएगा, यमुना नदी के बारे में बताया जाएगा, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज, बहुत सारी नदियों के बारे में सबसे कुछ जानेंगे। परंतु हम लोग एक छोटा सा संकेत करना चाहते हैं हम कि आपको गंगा नदी सबसे पहले जब भी उतरती है, मैदानी क्षेत्र में जब भी प्रवेश करती है, तो सबसे पहले कहाँ करती है, ऋषिकेश में करती है। मैदानी क्षेत्र में सबसे पहला गंगा नदी प्रवेश करती है तो ऋषिकेश में करती है। बाकी उधर से जो बह रही थी नदी पर्वतीय क्षेत्रों से, तो पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों की अवस्थाएं हम आपको बताएंगे। तो जब तक नदियाँ
विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है। ऊपरी ढलान क्षेत्र में जब तक बहती है नदियाँ तब तक वो युवा अवस्था में रहती है। युवा अवस्था के बाद जैसे ही वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है नदियाँ, तो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है और वो हो जाती है प्रौढ़ावस्था। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण से नदी की बहने की गति जो होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, और काफ़ी तीव्र होने के कारण से वो बहुत अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन, कंकड़ पत्थर, चट्टानों को काट करके बहा करके ले आती है अपने साथ में। ठीक है, और अपने साथ में लाने के कारण से जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी नदियाँ, तो उसकी गति थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ढाल वहाँ कम हो जाता है। ढाल कम होने के कारण से गति कम हो जाता है, और गति कम होने के कारण से उसमें जो अपवाहित क्षेत्र है, बहा करके लाए गए जो अवसाद हैं, उन अवसादों को ला करके उस क्षेत्र में जमा करने की क्रिया अधिक मात्रा में करते हैं। लेकिन वो दूसरी अवस्था था, वो प्रौढ़ा। और अंत में जो होता है वो डेल्टाई क्षेत्र में, जैसे मुहाने क्षेत्र में समुद्र में मिलने से पहले वो मुहाना क्षेत्र का निर्माण करती है, तो मुहाना क्षेत्र में जो है नदियाँ वृद्धा अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो हम लोग नदी की 3 अवस्थाओं में आपको युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धा अवस्था के बारे में जान रहे हैं, जहाँ अलग अलग तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं नदियाँ। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग सबसे पहले जानेंगे भाबर के बारे में। भाबर के क्षेत्र में होता क्या है कि हम लोग संक्षेप में थोड़ा सा इस चित्र से समझने का प्रयास कीजिए। इस चित्र में देखा जाए गोलासन जो दिखाई दे रहा है आपको, बड़े बड़े कण दिखाई दे रहे हैं। इन बड़े बड़े कण के आधार पर जो देख रहे हैं बड़ा बड़ा कण है, तो बड़ा बड़ा कण जब से ही शिवालिक क्षेत्र से नदियाँ उतरेगी और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, तो उस पट्टी में एक क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े मिट्टी के कण, बालू के कण, पत्थर के कण जो है सो जमा कर देते हैं। तो बड़े बड़े कण जमा होने के कारण से क्या हो जाता है कि वहाँ नदियाँ क्या हो जाती है नीचे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि नदियाँ जब भी बहेगा तो अपने बड़े बड़े चट्टान होने के कारण से, बड़े बड़े चट्टानों के जमा के कारण से चट्टान ऊपरी क्षेत्र में दिखाई देगा, जबकि नदियाँ जब भी प्रवाहित होती है तो नीचे ज़मीनी सतह को छूते हुए प्रवाहित होती है। तो नदियाँ जब नीचे ज़मीनी सतह को छूते हुए प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा पर्वतीय क्षेत्र से उतरने के बाद, शिवालिक से क्रॉस करने के बाद जैसे ही भाबर क्षेत्र में प्रवेश करेगा नदियाँ, तो वह उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि वो ज़मीनी सतह को छूते हुए नदियाँ प्रवाहित होगी, और ऊपरी का कण जो है सो बालू के या पत्थर के जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन नदी दिखाई वहाँ नहीं देती है। नदियाँ वहाँ क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। लुप्त होती नहीं है, मतलब नीची सतह से होते हुए प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ लुप्त होता हुआ नदियाँ दिखाई देता है। किस कारण से? क्योंकि बड़े बड़े चट्टान होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाबर के बारे में। भाबर है क्या चीज़, भाबर जानेंगे, फिर दूसरा में तराई जानेंगे, तीसरा में जानेंगे हम लोग बांगर, और चौथा में खादर, और लास्ट में डेल्टा के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाबर क्या है, भाबर किसको कहते हैं। भाबर का क्वेश्चन आपको रहेगा, वो क्वेश्चन दिया हुआ है, भाबर क्या है। तो इसका पारिभाषिक तौर पर अगर बोला जाएगा तो शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में नदियाँ क्या करती है, ढाल पर, जैसे ही शिवालिक के दक्षिण में ढाल में आएगा तो नदियाँ ढाल पर क्या करती है, 8 से 16 किलोमीटर क्षेत्रों में क्या करती है, चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेप करता है। गुटिका क्या कहलाया, ये चट्टान के कण कहलाए, पत्थर के कण कहलाए। तो वही बड़े बड़े पत्थरों के कण को क्या करती है, उस क्षेत्र में 8 से 16 किलोमीटर मोटी चौड़ी पट्टी के रूप में क्या करती है, गुटिका का निक्षेप कर देती है, गुटिका का जमा कर देती है, जिसे भाबर कहा जाता है। अब इस भाबर क्षेत्र में गुटिका जो है कहीं पे, ये जो 8 से 16 किलोमीटर बताएं तो कहीं पर 8 किलोमीटर होता है, तो कहीं 16 किलोमीटर तक पाया जाता है। जहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ये शिवालिक के दक्षिण में 16 किलोमीटर तक ये भाबर क्षेत्र दिखाई देगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये 8 किलोमीटर तक दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये भाबर कहलाता है। अर्थात भाबर क्या है कि ये पट्टी है, जैसे ही हिमालय से नदियाँ उतरती है और शिवालिक के दक्षिण में जैसे ही क्या करती है, 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर एरिया में, क्षेत्र में क्या करती है, एक चौड़ी पट्टी के रूप में बड़े बड़े गोलास्म का, चट्टानों के कण का, पत्थरों के कण का क्या करती है, जमा कर देती है बड़े बड़े कण। जहाँ पे उसको क्या कहता है, वो पट्टी को क्या कहा जाता है, तो हमारा भाबर के नाम से जाना जाता है। ये भाबर जो होता है विशेष रूप से वो चट्टानों के मिट्टी के कण नहीं होने के कारण से, चट्टानों के अधिक कण पाए जाने के कारण से वो क्षेत्र क्या है, कृषि योग्य क्षेत्र नहीं माना जाता है। कृषि योग्य के लिए वो भूमि उपयुक्त नहीं समझा जाता है।
दूसरा है अगला पॉइंट्स में कि हिमालय से उतरते समय जो है उतरने वाली नदियाँ, जो भी हिमालय से उतरती है वो सभी नदियाँ किस अवस्था में रहती है? युवा अवस्था में रहती है। लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? प्रौढ़ावस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रौढ़ावस्था में आने के बाद जितने भी नदियाँ होती है अपने साथ में लाए गए चट्टानों के कण या अवसाद के कण को क्या करती है? भाबर क्षेत्र में जमा कर देती है। और इसके जमा करने के कारण से क्या हो जाता है? इस क्षेत्र में जो है ये भाबर का निर्माण होता है, गुट्टिका का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है। और इस भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है वो भाबर क्षेत्र का विस्तार जम्मू डिवीजन, खास करके सिंधु नदी क्षेत्र से लेकर के जम्मू डिवीजन से लेकर के असम के तीस्ता नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका विस्तार? तो भाबर का विस्तार। कहाँ से? जम्मू डिवीजन से लेकर के असम के तीस्ता नदी तक पाया जाता है, वो भाबर क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट है कणों के आकार बड़ा होता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, पत्थर के कण जो आपको भाबर क्षेत्र में जमा करते हैं। तो पत्थर के कण बड़े बड़े होने के कारण से उसमें संरंध्रता मतलब होता है छिद्र, ठीक है। उसमें छिद्र क्या होते हैं? बड़े बड़े। जैसे यहाँ पे एक पत्थर हुआ, यहाँ एक पत्थर हुआ, तो इसके बीच में जो छिद्र होते हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं, विस्तृत होते हैं, ठीक है, चौड़े चौड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो बड़े बड़े उसकी संरंध्रता पाई जाती है, और बड़े बड़े संरंध्रता होने के कारण से इसमें WRC का यहाँ फुल फॉर्म लिख दिए हैं, वाटर रिटर्नेशन कैपेसिटी, मतलब क्या होता है? जल रोकने की क्षमता, ठीक है। जल अपने आप में रोकने की क्षमता, अवशोषण करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बहुत कम होती है। जल को वो संचित करके नहीं रख पाता है, क्योंकि कण जो होते हैं वो चट्टानों के होते हैं, जो निचली सतह से होकर के क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है, जबकि ऊपरी सतह पर चट्टान दिखाई देते रहते हैं। अर्थात ऐसे क्षेत्रों में जो संरंध्रता कम होने के कारण से, जल रोकने की क्षमता बहुत कम होने के कारण से, WRC बहुत कम होने के कारण से क्या हो जाता है? उसमें नदी में जो जल जो है वो निचली सतह से प्रवाहित हो जाती है। और जल रखने की क्षमता कम होने के कारण से नदियाँ क्या हो जाती है? शिवालिक से उतरते ही भाबर में क्या हो जाती है? प्रवेश करती है, जहाँ पर सभी नदियाँ क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, लुप्त होता हुआ दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ लुप्त हो नहीं जाती है, लुप्त होता हुआ दिखाई देती है। इसी के कारण से उसको छिपता हुआ नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी की वजह से नदियाँ वहाँ दिखाई नहीं देती। अचानक पता चलेगा ऊपर से नदियाँ बह रही है, और जैसे ही भाबर क्षेत्र में प्रवेश करेगी शिवालिक के दक्षिण में, उस क्षेत्र में क्या हो जाएगी? नदियाँ दिखाई ही नहीं देगी, पता चलेगा कि गायब हो गया है नदियाँ। तो इसलिए उसको छिपता हुआ नदी के नाम से भी जाना जाता है। जिससे कहा जाता है एग्जाम्पल्स में जो है वो विशेष रूप से सरस्वती नदी आज पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, ठीक है, जो हरियाणा क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, लेकिन अब वो सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती है। फिर भी जो है उसके दूसरे रूप में प्रवाहित होती है बाद में जा करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त होता हुआ दिखाई देता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो छिपता हुआ नदी के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थीगण यहाँ पे जो है भाबर की पट्टी के रूप में जानना है कि भाबर अलग चीज़ है, बांगर अलग चीज़ है, दोनों को एक साथ तुलना नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है भाबर में छोटी छोटी नदियाँ क्या करती है? कंकड़ पत्थर के कारण से, वहाँ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, विलुप्त नजर आती है नदियाँ वहाँ पे, जिस कारण से उस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियों के कारण से विलुप्त होती हुई दिखाई देती है, जिसे चौस या राओस के नाम से जाना जाता है। भाबर क्षेत्र में उसको चौस या राओस के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र क्या होता है कि मृदा के कण कम और बालू के कण और पत्थर के कण काफ़ी अधिक मात्रा में होने के कारण से ये क्षेत्र कृषि योग्य भूमि नहीं माना जाता, यानी यहाँ खेती लायक ज़मीन ये नहीं है, खेती नहीं किया जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है। भाबर क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि नहीं समझा जाता है। तो इस प्रकार से भाबर जो है आपका विशेष रूप से शिवालिक के दक्षिण में होता है, जहाँ पे क्या होती है? नदियाँ लुप्त हो जाती है, जहाँ पे विशेष रूप से नदियाँ दिखाई नहीं देती है और वहाँ खेती लायक ज़मीन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपका दूसरा है तराई। अब हम लोग धीरे धीरे दक्षिण की ओर उतर रहे हैं, ये भाबर क्षेत्र से जैसे ही दक्षिण की ओर आएंगे तो वहाँ एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है तराई। अब तराई क्या होता है कि भाबर के दक्षिण में फैली हुई समांतर पेटी, समांतर मतलब कंटिन्यू लगातार फैली हुई पेटी जो होती है उसको तराई कहते हैं, जिसकी चौड़ाई पश्चिम में 15 किलोमीटर और पूरब में 30 किलोमीटर तक, मतलब पूरब में इसकी चौड़ाई क्या है? तराई की चौड़ाई पूरब में अधिक है और पश्चिम में कम है। इस प्रकार से इसकी चौड़ाई यहाँ पे 30 किलोमीटर हो जाता है, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर रह जाता है तराई का, ठीक है। तो ये था आपका तराई, जो क्या है?
पश्चिम में चौड़ाई 15 किलोमीटर और पूरब में चौड़ाई इसकी 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, पदार्थों के कण, अर्थात यहाँ जो चित्र से देख रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े कण था, जबकि इसके नीचे वाला भाग में देखेंगे तराई में इसके कण जो होते हैं बालू के कण, जितने भी बड़े बड़े कण थे वो आपके भाबर में रुक गया। तो अब यहाँ जो रुकेगा जमा होगा तराई क्षेत्र में, वो कौन सा कण जमा होगा, तो छोटे छोटे कण जमा होंगे, पत्थर के छोटे छोटे कण या बालू के छोटे छोटे कण जमा होते हैं। अब बालू के छोटे छोटे कण होने के कारण से वहाँ की संरंध्रता मतलब उसके छिद्र भी छोटे होते हैं, कम होते हैं। और WRC वही वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी जल रोकने की क्षमता जो होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जल रोकने की क्षमता अधिक हो जाती है और जल रोकने की क्षमता अधिक होने के कारण से भाबर में जो नदियाँ लुप्त हो गई थी, जो नहीं दिखाई दे रही थी भाबर में नदियाँ, वो नदियाँ पुनः कहाँ दिखाई देने लगता है, आपको तराई क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। ठीक है, यानी भाबर की लुप्त नदियाँ तराई क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। वही नदियाँ, ये मत बोलिए कि वहाँ पूरा तरह से लुप्त हो गया है, सो छिपता है सिर्फ। ठीक है, तो छिपने के बाद वो तराई में क्या हो जाती है, पुनः नदियाँ निकलने लगती है, पुनः नदियाँ दिखाई देने लगती है। और पुनः नदियाँ दिखाई देने के कारण से उस क्षेत्र में जो होता है वो दलदली क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि ऐसी भी समतल क्षेत्र है, समांतर पेटी है, और दलदली क्षेत्र होने के कारण से क्या हो जाता है, वो कृषि योग्य भूमि माना जाता है। और दूसरी चीज़ है कि अधिक आर्द्रता भी रहता है, कहाँ पे, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में अधिक आर्द्रता रहने के कारण से क्या हो जाता है, हमेशा दलदल बना रहता है, और दलदल होने के कारण से वहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में मच्छरों का प्रकोप बना रहता है। यानी उस क्षेत्र में जो है हमेशा लगभग में मलेरिया जैसे महामारी जो है, बीमारी हमेशा आते रहता है तराई क्षेत्र में। यानी वो दलदली क्षेत्र है, आर्द्रता अधिक है, आर्द्रता अधिक होने के कारण से वहाँ कृषि योग्य भूमि है, लेकिन क्या है, महामारी का रूप हमेशा लिया रहता है, वो मलेरिया का प्रकोप फैला रहता है हमेशा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये तराई क्षेत्र है, जो कहाँ पे है, तो हमारा भाबर के दक्षिण में है। नेक्स्ट है आपका कि इस क्षेत्र में सघन बस्तियां पाई जाती है, सघन वनस्पतियां पाई जाती है। क्यों वनस्पति क्यों सघन पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, काफ़ी आर्द्रता अधिक रहती है, ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण से वहाँ पेड़ अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, पेड़ पौधे वहाँ पे उग जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वहाँ पे वनस्पति सघन अवस्था में पाया जाता है तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका कि ये जो क्षेत्र है विशेष रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में जो है क्या क्या खेती किया जाता है, इस आर्द्रता वाले, इस समतल क्षेत्र वाले भूमि में, तराई में क्या क्या, चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन, मकई आदि कई तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता है इस तराई क्षेत्र में। फसलों का उत्पादन होने का कारण जो भी समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो भाबर क्षेत्र में था वो क्या हो चुका था, नदियाँ लुप्त हो चुका था भाबर क्षेत्र में, और वही नदियाँ क्या हो गया था, यहाँ पे तराई क्षेत्र में दिखाई दे रहा था, जिसके कारण से वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बहुत विख्यात है, कृषि योग्य भूमि के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में खेती की जाती है, जिसमें उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में चावल, गेहूँ, गन्ना, तिलहन, दलहन वगैरह काफ़ी अधिक मात्रा में खेती की जाती है। तो इस प्रकार से ये दूसरा पार्ट हुआ आपको उत्तरी मैदान का, जो है वो ऊंचावच के आधार पर, मृदा में उपस्थित कणों के आधार पर जो है भाबर और तराई। नेक्स्ट पार्ट में आपको बांगर, खादर और डेल्टा एक नेक्स्ट क्लासेज लेंगे, और उस नेक्स्ट क्लासेज में इन तीनों को विशेष रूप से फिर हम अगला क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।